हाँ तो नमस्कार साथियों, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे काफ़ी गुस्सा है क्योंकि मैं शुरू में इंट्रो के अंदर आपका काफ़ी सारा समय खराब कर देता हूँ। अब शुरू में मैं नया नया था तो आपके लिए अपना परिचय देना शुरू कर देता था, लेकिन अब से मैं ये सिलसिला खत्म कर देता हूँ क्योंकि आप सभी को मेरे बारे में करीब करीब पता चल ही चुका है। और अब से शुरू में आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भले ही वीडियो को शेयर करो या ना करो, लेकिन वीडियो में कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो। अरे भाई, मैं यहाँ पर आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार बैठा रहता हूँ। अब यारों, मैं आपसे ही दिल की बात नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा। आपके लिए ही तो इतना सब कुछ कर रहा हूँ और आप ही मुझसे बात नहीं करेंगे तो दिल पूरी तरह टूट सा जाता है। तो बस आप लोग कमेंट करना शुरू कर दो तो मैं यहाँ पर शुरू में बकबक करना बंद कर दूंगा। तो चलिए अब आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। पिछले काफी समय से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमारे लिए एक बढ़िया लव स्टोरी वाली हॉरर कहानी लेकर आओ। तो पेश है आज आपके सामने एक ऐसी प्यार की दर्द भरी दास्तां जो प्यार कभी पूरा ही नहीं हो पाया। साथियों, आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो राजस्थान में श्रीगंगानगर शहर के रहने वाले एक शख्स की है। उनका नाम है शुभम। उनके साथ ये घटना आज से करीब 10 साल पहले यानी 2014 में घटित हुई थी। शुभम और उसका एक दोस्त जो अपने शहर की गलियों में शाम के समय सुकून के 2 पल पाने के लिए घूमा करते थे, लेकिन एक रोज उनकी जान ऐसी जगह पर फंस जाती है जहां से उनके लिए जिंदा वापस लौट पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन फिर न जाने कहां से एक उम्मीद उनको मिलती है और वो उस खौफनाक जगह से अपनी जान बचाकर वापस लौट आते हैं। तो चलिए अब ये स्टोरी शुभम के दृष्टिकोण से सुनते हैं जो उन्होंने हमें बताई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम। यह बात अगस्त 2014 की है। तब मैं 11वीं कक्षा का छात्र हुआ करता था। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी ड्यूटी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती रहती है। पहले उनकी ड्यूटी श्रीगंगानगर में थी, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर हो गया तो हम बीकानेर आ गए। बीकानेर में आए मुझे अभी 3 महीने ही हुए थे। अब आपको बता दूं कि मेरे पिताजी जलदाय विभाग में क्लर्क की पोस्ट पर है। हालांकि बीकानेर शहर मेरे पिताजी के लिए कोई पुराना नहीं था, बल्कि वो काफी बार यहाँ पर आते जाते रहते हैं। हमारी एक रिश्तेदारी भी यहाँ पर है तो कई बार आना जाना लगा रहता है। पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण हमें सरकारी निवास मिल गया। घर के पास ही के एक निजी विद्यालय में मैंने प्रवेश ले लिया। सुबह 7 से 12 बजे तक मैं स्कूल और शाम को 5 से 6 बजे में ट्यूशन पढ़ने चला जाया करता। वहीं पर मेरी दोस्ती अभिषेक से हुई। उसका स्कूल अलग था, पर वह भी पढ़ने में बहुत होशियार था। स्कूल में ज्यादा नहीं घुलने मिलने के कारण मेरी वहां किसी से इतनी दोस्ती नहीं हो पाई। शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद मैं अभिषेक के साथ घूमने जाया करता था। मेरा घर मुख्य कस्बे के बाहर के इलाके में था और अभिषेक का मधुर कॉलोनी में कस्बे के बीचों बीच दशहरा मैदान मेरे घर से लगभग 600 मीटर दूरी था। और इतना ही, अभिषेक के घर से भी मोबाइल में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए हम दोनों वहां पहुंच जाते थे और वहीं पहुंचकर तय होता था कि आज घूमने किस तरफ चलना है। मेरे और अभिषेक दोनों के स्कूल भी वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। अक्सर दशहरा मैदान से हम दोनों मेरे स्कूल तक जाते और वहां से फिर अभिषेक के स्कूल का चक्कर लगाते हुए वापस वहीं आकर अपने अपने घर आ
जाया करते थे। दोनों स्कूलों के रास्ते में पड़ती थी एक पुरानी हवेली जो खंडहर हो चुकी थी। अंग्रेजों के जमाने की ये हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। हवेली के बाहर एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जिस पर पीतल का एक बड़ा ताला लगा होता था। हवेली की एक टूटी फूटी बाउंड्री वॉल जिसमें अंदर की तरफ बरगद और इमली के बड़े बड़े पेड़ थे। बाउंड्री वॉल से लगे दरवाजे के बाहर भी एक बरगद का पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे नगरपालिका द्वारा लगाई हुई एक सीमेंट की बेंच थी जो पिछले कुछ दिनों पहले ही लगाई गई थी। बेंच से थोड़ी ही दूर स्ट्रीट लाइट का खंभा था जिस पर लगी ट्यूब लाइट उस वक्त हमेशा जलती बुझती रहती। कस्बे के बाहर का इलाका होने की वजह से वहां बिल्कुल सुनसान रास्ता होता था। शाम के वक्त तो केवल इक्के दुक्के लोग सैर करने के लिए आते थे। मैं और अभिषेक अक्सर वहां लगी हुई बेंच पर बैठ जाया करते थे और काफी वक्त तक बातें करते रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले लोकेश अंकल की बीवी ने हम दोनों को वहां बेंच पर बैठे हुए देख लिया तो घर आकर मेरी माँ को ये बात बता दी। माँ ने मुझे डांटा और आगे से वहां नहीं बैठने के लिए बोल दिया। मैं माँ की बात को अनसुना कर गया और अगले दिन मैं और अभिषेक फिर घूमते घूमते वहीं जाकर बैठ गए और अपने अपने स्कूल में आज क्या हुआ इस बारे में बात करने लगे। मेरा ध्यान हवेली की तरफ जा रहा था और उसके बारे में अभिषेक से और जानना चाहता था। तभी मेरी नज़र गेट के पास पड़ी शराब की बोतल पर गई और मैं झट से बोला, अरे ये इधर आके कौन पार्टी करता है रे? तो अभिषेक ने कहा, कौन सी पार्टी की बात कर रहा है? मैंने कहा, वो देख उधर गेट के पास दारू की बोतल। तो उसने कहा, ये जरूर उसी का काम होगा। मैंने कहा, उसका किसका? अभिषेक ने कहा, अरे उस टुनाराम का। मैंने कहा, अब ये कौन है? अभिषेक ने कहा, अरे वो मेरे स्कूल का पुराना चपरासी है। मैंने कहा, अच्छा तो उसका नाम टुनाराम है? तो उसने कहा, उसका नाम तो फूल सिंह है यार, पर सब टुनाराम ही बोलते हैं। उसकी बीवी अभी कुछ दिनों से गायब है। उसके गम में पी के टूंड पड़ा रहता है। रास्ते में आते वक्त मुझे इधर ही दिख जाता है। ये बातें करते करते मैं अपने मोबाइल में आया मैसेज पढ़ने लगा। तभी मैंने अभिषेक से कहा, यार अभिषेक, बार बार कंठे पे हाथ मत रखा कर, कितनी बार बोलूं तुझे? अभिषेक अक्सर घूमते वक्त मेरे कंधे पर हाथ रख दिया करता था जिसकी वजह से मैं उसको कई बार कह चुका था। तो उसने कहा, तू भी ट्यून है क्या? मेरे दोनों हाथ तो मेरे लोअर के जेब में हैं। मैंने मोबाइल से नजरें हटा के देखा, अभिषेक सही बोल रहा था। उसके दोनों हाथ उसके जेब में ही थे। फिर ये किसका हाथ था जो मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा था? किसी का हाथ अभी भी मुझे अपने कंधे पर महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा, अभिषेक, किसी ने तो अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा था यार। तो उसने कहा, यार तुझे वहम हुआ होगा, घूमते घूमते शायद तू कुछ ज्यादा ही थक गया है। लेकिन मैंने कहा, नहीं यार, कोई तो था, किसी का छूना मुझे महसूस हुआ, ये वहम कैसे हो सकता है? तो अभिषेक ने कहा, तू मजाक करना बंद कर यार प्लीज, वैसे भी मुझे डर लग रहा है। एक काम कर, चल यहाँ से चल। अभिषेक वहां से खड़ा हो गया और मुझे भी उठाने लगा। मैं उठकर उसके साथ कुछ ही कदम चला था कि पीछे से हमें सूखे पत्तों के बचने की आवाज आने लगी। मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ा, तभी अचानक मेरे सामने वाले खंभे पर लगी ट्यूब लाइट में कुछ आवाज हुई और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो टूट के बिखर गई। चारों ओर बिल्कुल धूप अंधेरा हो गया। चांदनी रात होने की वजह से हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा देख पा रहे थे। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिषेक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया।
मैंने उसको मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए बोला। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल बंद था। शायद डिस्चार्ज हो जाने की वजह से ऐसा हुआ हो। ये सोचकर मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करने का सोचा, पर ये क्या मेरा मोबाइल भी डेड हो चुका था। नॉइस, ये सब क्या हो रहा था? हम लोग कुछ सोच पाते इससे पहले ही सामने से एक बड़ा सा काला कुत्ता आकर हमारे ऊपर भौंकने लगा। मैंने अभिषेक से कहा, अभिषेक कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ मत छोड़ना। वह कुत्ता हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हम भी तेजी से अपने कदम पीछे हटा रहे थे। तभी अचानक से आंधी चलने लगी। चारों ओर धूल और सूखे पत्ते उड़ने लगे। वह कुत्ता भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस वक्त मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया। मैंने अभिषेक को डोट बाउंड्री वॉल से ऊपर चढ़ाया और फिर उसने मुझे ऊपर खींचा। हम दोनों उस हवेली की बाउंड्री में कूद गए। नॉइस, बाउंड्री वॉल ऊंची थी और कुत्ता उस पर चढ़कर नहीं आ सकता था। उस अंधेरी रात में अगर कोई हमारा साथ देने वाला था तो वह था चांदनी रात की हल्की सी रोशनी। उसके अलावा किसी से मदद की कोई उम्मीद ना थी। बाउंड्री के अंदर कूदकर हमने एक पल के लिए सुकून महसूस किया ही था कि वहां इमली के थपेड़ों पर बैठे चमगादड़ों की चीखें सुनाई पड़ने लगी। अभिषेक चिल्लाते हुए बोला, अब नहीं बचेंगे हम दोनों। मैंने भी कहा, यार आज पक्का मौत ही आने वाली है। अभिषेक और मैं बहुत ज्यादा डर गए थे और हम दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। नॉइस, खौफ का यह मंजर यहीं तक नहीं रुका। आंधी अचानक और तेज हो गई और हवेली की खिड़कियों और दरवाजे अपने आप खड़खड़ाने लगे। एक तरफ चमगादड़ों की चीखें और दूसरी तरफ तेज आंधी की वजह से उड़ती हुई धूल ने हमको ना चाहते हुए भी हवेली के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी मौत के मुंह में जाने के लिए हवेली में प्रवेश कर गए। हम दोनों हवेली के अंदर जैसे ही पहुंचे, सारी खिड़कियों और जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे अपने आप बंद हो गए अंधेरी हवेली में। अब चांद की रोशनी भी हमारा साथ छोड़ चुकी थी। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और हम दोनों उसके अंदर किसी बलि के बकरे की तरफ फंस चुके थे। अंदर ना हवा थी ना रोशनी। दम घोंटने वाली दुर्गंध ने कुछ ही देर में पहले अभिषेक को और फिर मुझे बेहोशी की हालत में ला दिया। हम दोनों का हाथ छूट गया और मैं बेसुध होकर वहीं गिर गया। जब मुझे होश आया तो मुझे रोशनी सी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी चीज को जलाया गया हो। मैंने अभिषेक को ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घुमाई पर वो कहीं नजर नहीं आया। जिस दिशा से रोशनी आ रही थी मैं उस ओर बढ़ने लगा। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया। ये किसी का कंकाल था, पर देखने में ये कंकाल किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का लग रहा था। पर ये जानवर हवेली में आया कैसे? इस पर से तो अभी पूरा मांस भी नहीं उतरा था। ये दुर्गंध भी शायद इसी की वजह से आ रही थी। मैं वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते मैं वहां पहुंच ही गया जहां से रोशनी आ रही थी। एक खुले दरवाजे वाला बड़ा सा कमरा मुझे नजर आया। मेरे कमरे में दाखिल होते ही चमगादड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने हड़बड़ाहट में अपने दोनों हाथ बचाव के लिए आगे कर दिए और चमगादड़ उस कमरे से बाहर निकल गए। चमगादड़ों के हमले से तो मैं जैसे तैसे बच गया, पर अंदर पहुंचते ही मैंने जो दृश्य अपने सामने देखा उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी चीख मेरे गले में घुटकर रह गई और मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। उस बड़े से कमरे में
5 भुजाओं वाले सितारे की तरह की एक आकृति फर्श पर काली राख से बनी थी, जिसके सामने एक मध्यम आकार के गोल पात्र में जलती आग में वो खून की आहुति दे रही थी। यह नजारा जितना भी भद्स था, उससे कहीं गुना अधिक भयावह। दिखने में तो वह इंसानों की तरह लग रही थी। उसके खुले लंबे बालों से उसका चेहरा बंका हुआ था। उस सितारे की तरह बनी राख की आकृति की दूसरी तरफ अभिषेक बैठा था, पर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में। ठीक उसी तरह की मुद्रा में जिस तरह वह औरत सामने की तरफ बैठी थी। लाल साड़ी से लदी उस औरत का हर एक अंग पूरी तरह ढका हुआ था। सामने रखी एक कंकाल खोपड़ी के ऊपर वह औरत खून और कच्चा मांस डालने लगी। खून को पीते हुए वह खोपड़ी धीरे धीरे हवा में ऊपर की ओर उठने लगी और अभिषेक नीचे आने लगा। कहीं वो औरत मुझे ना देख ले। इस डर से मैं वहां रखी एक पुरानी अलमारी की होंठ में छुप गया और वहां से उन सारी अजीबोगरीब घटनाओं को देखने लगा। मैं अभिषेक को वहां से हटाकर ले जाना चाहता था, पर अभिषेक तो उसके सामने बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, जैसे उस औरत ने उस पर वशीकरण किया हो। मैं मौका ढूंढने लगा कि कब उस औरत की नज़र अभिषेक से हटे और मैं उसको वहां से लेकर कमरे से बाहर निकलूं। थोड़ी देर बाद मुझे मौका मिला भी। खोपड़ी के हवा में कुछ ऊपर चले जाने के बाद वह औरत अपनी जगह से उठी और कमरे के पीछे वाली खिड़की की दिशा में बढ़ने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर कुछ संकेत किया और खिड़की पर लगा पर्दा इस तरह हटने लगा जैसे उसका पूरा नियंत्रण उस औरत के हाथ में हो। इसी बीच में मौके का फायदा उठाकर अभिषेक के करीब पहुंच गया। मैं उसको उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। नॉइस वो एक तक सिर्फ सामने हवा में झूलती उस खोपड़ी को देखे जा रहा था। उस औरत ने अपने दोनों हाथों को खिड़की की दिशा में गोल गोल घुमाया और चरचराहट की आवाज के साथ वो खिड़की खुल गई। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। हवा में लटकती हुई वो खोपड़ी चांदनी की किरणें पड़ते ही नॉइस किसी रक्तजीत पात्र की तरह चमकने लगी। उस कंकाल खोपड़ी के आंखों के गड्ढों में से काला धुआं निकलने लगा। वह औरत खिड़की से बाहर चांद को देखे जा रही थी। मौके का फायदा उठाते हुए मैं अभिषेक के पास पहुंच गया। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाया। एक और तो उस भयावह औरत का डर कि कहीं ये पीछे मुड़कर ना देख ले, तो दूसरी और दिल की धड़कनों को रुकने पर मजबूर कर देने वाला वो चमकता हुआ मुंड, जिसकी आंखों के गड्ढों से लगातार काला धुआं निकल रहा था। अपने आप को स्थिर करके मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और अभिषेक को वहां से उठाने की आखिरी कोशिश करते हुए मैंने पूरी ताकत लगाकर उसको एक जोरदार झटका दिया। मेरी ये कोशिश कामयाब होती दिखी। नॉइस और बेजान से हो चुके अभिषेक में जैसे जान आ गई। झटका लगते वह जैसे किसी गहरी नींद से जागा। अब अभिषेक उस वशीकरण से बाहर था। वह हड़बड़ाहट के साथ सहमी नजरों से मुझे देखने लगा। मुझे खुद नहीं पता लग पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो मैं उस नादान को क्या समझाता। मेरे ज़हन में बस एक ही बात थी कि मुझे किसी भी तरीके से फिलहाल खुद को और अपने दोस्त को उस भूतिया कमरे से बाहर निकालना था। मैं कुछ योजना बना पाता उससे पहले वो डरावनी जगह हमें लील जाने को तैयार हो गई। नावकत ने साथ दिया और ना मौसम ने। खिड़की से अचानक तेज धूल भरी हवाएं कमरे में दाखिल होने लगी। उस औरत के बाल, जिनसे अब तक उसका चेहरा ढका हुआ था, हवा की वजह से उड़ने लगे। अट्टहास करती हुई वो औरत बिजली की फुर्ती से एक ही झटके में हमारी तरफ मुड़ गई। धूल भरी हवा से बचने के लिए जो हाथ मैंने अब तक अपनी आंखों के सामने रखे थे,
उसकी दिल दहला देने वाली खौफनाक हंसी ने मुझे हाथ हटाकर उसका चेहरा देखने पर मजबूर कर दिया। डर की वजह से अभिषेक ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर किस्मत ने मौत का दीदार करना मेरे ही हिस्से में लिखा था। उसका भयानक जला हुआ चेहरा अंगारों से